बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जब बंगले से घर पर लौटी तो बेटी के लिए खाना लाई थी, क्योंकि भाई भाभी ने छत तो दी थी पर खाना नहीं देते थे। लेकिन मेरी बेटी बेहोश थी। डॉक्टर ने बताया कि मेरी बेटी का बचना मुश्किल है, क्योंकि उसे सड़ा हुआ खाना दिया गया था, जिससे जिस्म में शदीद इन्फेक्शन फैल गया है। मैं रोती हुई घर लौटी तो मालूम हुआ भाभी ने फ्रिज में रखा 7 दिन पुराना खाना मेरी मासूम बेटी को दिया था, जबकि घर में ताज़ा बिरयानी बनाकर मोहल्ले में बांट रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा, झोली उठाई और कहा, ऐ अल्लाह, तू इंसाफ करने वाला है, ऐसा इंसाफ कर कि दुनिया तेरा इंसाफ देखे। ये कहते ही मैं सजदे में गिर पड़ी। मेरा भाई मेरी बद्दुआ पर खौफ से लरज उठा, पर देर हो चुकी थी, क्योंकि सूरज की पहली किरण ने जब नाजिया के बोसीदा कमरे में झांका तब वो एक हाथ से अपनी बेटी राबी के बिखरे बाल संवार रही थी और दूसरे से चूल्हे पर रखी चाय का चम्मच हिला रही थी। टीन की छत के सुराख से आती ठंडी हवा में नमी थी, जैसे वक्त भी सांस रोककर नाजिया की तंगी को महसूस कर रहा हो। राबी की आंखें अब भी नींद में भारी थीं और उसकी सांस में वो मासूम खुशबू थी जो एक माँ को जीने की वजह देती है। मगर नाजिया की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी थी। नाजिया ने वही पुराना साड़ी नुमा दुपट्टा लपेटा जो हर रोज काम में मैला हो जाता था, मगर धोने के लिए साबुन नहीं बचता था। वो राबी की पेशानी चूम कर निकली, दरवाज़ा आहिस्ता से बंद किया कि बेटी की नींद खराब ना हो, और तेज कदमों से साजिद के बंगले की तरफ चल पड़ी। ये रास्ता अब हाफजे में गुंज चुका था। हर मोड़, हर नाली, हर कुत्ता उसके लिए मानूस हो चुका था। मगर बंगले के दरवाजे पर पहुंचते ही उसके कदम हल्के हो जाते। दिल में एक अजीब सी गर्मी और सर्दी का इम्तिजाज फैल जाता। साजिद 40 की उम्र के करीब का मर्द, नफासत से तराशे बाल, कीमती परफ्यूम की खुशबू और हर लफ्ज में रेशमी जहर लिए बैठा था। वो नाजिया को कभी सीधे मुंह नहीं देखता था, हमेशा नजरें गिराकर और फिर बदन पर सफर करती नजरें लेकर बात करता। नाजिया बीबी, तुम तो जैसे दिन ब दिन निखरती ही जा रही हो, लगता है गुर्बत भी तुम पर मेहरबान हो गई है। वो हंसता और नाजिया सर झुकाकर काम में लग जाती। किचन में बर्तन धोते हुए नाजिया को हमेशा साजिद के कदमों की चाप सुनाई देती थी। वो आहिस्ता आता और अक्सर उसके बालों के करीब आकर कहता, अगर चाहो तो तुम्हें इन कामों से आज़ाद कर सकता हूँ। तुम जैसी औरत को फर्श पर नहीं, पलंग पर होना चाहिए, मेरे पलंग पर। नाजिया के हाथ रुक जाते, लेकिन वो कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। वो जानती थी गुस्सा दिखाने का मतलब है नौकरी गंवाना, और नौकरी का मतलब था दवा का खर्च, बेटी की फीस और शायद आज का खाना। सब कुछ खत्म। साजिद जानता था नाजिया मजबूर है, और उसी मजबूरी को वो रोज चाटता था, जैसे जख्म से लज्जत कशीद कर रहा हो। कभी कभी वो 1000 का नोट नाजिया के सामने मेज पर रखता, ये तुम्हारे लिए है, राबी के लिए, मगर आज थोड़ा देर से जाना। बैठो, एक कप कॉफी मेरे साथ पियो। नाजिया नोट को देखती, फिर साजिद की आंखों को, और खामोशी से पीछे हट जाती। नोट पड़ा रह जाता और वो अपना झुका हुआ सर उठाए बगैर काम खत्म करके वापस निकल जाती। लेकिन उस दिन कुछ मुख्तलिफ था। साजिद ने उसे किचन में बुलाकर ड्राइंग रूम में बुलाया। सामने सोफे पर बैठा और 2 खाली गिलास रखे। एक में उसने खुद शराब डाली और दूसरा नाजिया की तरफ बढ़ाकर बोला, आज तो तुम थक गई होगी, एक घूंट पी लो, सब दर्द बह जाएंगे। नाजिया ने उसकी आंखों में झांका, जो सच में कुछ नरम लग रही थी। वो लम्हा भर को रुकी, जैसे हर दिन की थकन, हर ताना, हर खाली पेट की रात उस गिलास में सिमट गई हो। मगर फिर बेटी का चेहरा याद आया, वो मासूम आंखें जो माँ की चादर में दुनिया देखती थी। नहीं साहब, मैं काम खत्म करके जा रही हूँ, राबी अकेली है घर पर, इंतजार कर रही होगी। साजिद ने गिलास मेज पर रखा और आहिस्ता से नाजिया का हाथ थाम लिया। एक दिन तो मेरी बात मान लो नाजिया, मैं तुम्हें इस कचरे से निकाल सकता हूँ, एक शानदार जिंदगी दे सकता हूँ, तुम्हारी बेटी के लिए भी। नाजिया का दिल लम्हे भर को लरस गया। जिंदगी शानदार, बेटी के लिए? लेकिन उसके हाथ की गर्मी जो उसकी कलाई पर थी वो किसी कैद से कम न थी। वो आहिस्ता से हाथ छुड़ाकर पीछे हटी और सिर्फ इतना बोली, मुझे देर हो रही है साहब, फिर कभी। वो दिन वैसा ही था जैसा हर दिन होता है, मगर वापसी पर नाजिया की आंखों में नमी थी। आज वो थकी हुई थी, लेकिन उसके कदमों में बेटी की मुस्कुराहट की उम्मीद थी, और वही उम्मीद कल उसका इम्तहान बनने वाली थी, जिसका आगाज सिर्फ एक सड़े हुए वाले से होगा और अंजाम एक ऐसी बद्दुआ पर जिससे तकदीर लरज उठेगी। उस दिन शाम के साए थोड़े ज्यादा बोझल थे। बंगले में काम खत्म करने के बाद नाजिया ने टिफिन के डब्बे में 2 टुकड़े बोटी के, एक पुराना सा पराठा और सालन की बची कुची तय डालकर लपेट ली। मामूल से हटकर साजिद ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक नज़र डाली थी, गहरी और खामोश, जैसे कोई और फैसला अंदर कर चुका हो।
नाजिया ने निगाह चुराई और खामोशी से गेट पार करके अपनी गली के अंदर कदम रखे। वो गली जो गुर्बत, बू और थकी हुई आंखों से भरी पड़ी थी, जहां उस जैसे कई लोग जिंदा थे लेकिन जीते नहीं थे। रास्ते में खाला रशीदा ने आवाज दी, आज तो देर हो गई नाजिया, राबी ने 2 बार तुम्हें पुकारा फिर लेट गई। नाजिया मुस्कुरा दी, थकन में लिपटी हुई मुस्कुराहट, बस थोड़ा सा काम ज्यादा था खाला, आज उसके लिए खाना भी लेकर आई हूँ, गर्म करके खिलाऊंगी तो खुश हो जाएगी मेरी गुड़िया। वो चलती गई, दिल में सुकून था कि आज बेटी का पेट भर जाएगा। दरवाजे पर पहुंची तो हवा में कुछ अजीब सा सन्नाटा था, वो जो किसी मातम से पहले छा जाता है। दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुई तो कमरा गैर फितरी तौर पर खामोश था। राबी हमेशा दरवाजे की आवाज़ सुनते ही मामा कहकर उठती थी, लेकिन आज कुछ न हुआ। उसकी आंखें फौरन उस कोने की तरफ गईं जहां राबी का बिस्तर था। वो वहीं पड़ी थी, कंबल में लिपटी हुई, मगर चेहरा मुड़कर दरवाजे की तरफ न हुआ। दिल धक से रह गया। नाजिया तेजी से आगे बढ़ी। राबी बेटा, उसने हाथ बढ़ाकर बेटी के माथे पर रखा। गर्म, बुरी तरह गर्म, होंठ खुश्क, रंग जर्द और आंखें आधी खुली हुई, जैसे होश और बेहोशी के दरमियान मौलिक। या अल्लाह, नाजिया का दिल चीख उठा। राबी बेटा, आंखें खोलो, मैं आ गई हूं, मामा आ गई है। मगर वो एक लम्हा भी पलट कर माँ की तरफ ना देख सकी। नाजिया ने सोचे बगैर राबी को उठाया, पतले से वजूद को अपने सीने से लगाया और बाहर निकल गई। गली के नुक्कड़ पर मौजूद रिजवान रिक्शे वाले को आवाज़ दी, जो सोता पाया गया। भाई, अस्पताल ले चल, बच्ची की हालत ख़राब है, जल्दी। रिजवान ने एक नज़र बच्ची पर डाली और बगैर कुछ पूछे रिक्शा स्टार्ट कर दिया। अस्पताल पहुंचने पर राबी को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया गया। डॉक्टर्स ने फ़ौरन मुआयना शुरू किया। नर्सें दौड़ने लगी। ट्यूब, सीरम, ऑक्सीजन, सब कुछ नाजिया के सामने एक फिल्म की तरह चल रहा था और वो दीवार से लगी बस सांसें ले रही थी, दुआ कर रही थी। कुछ घंटों के बाद एक सीनियर डॉक्टर ने नाजिया को बुलाया। उसके चेहरे पर वो संजीदगी थी जो किसी भी माँ को तोड़ देने के लिए काफ़ी होती है। देखें, बच्ची को फूड पॉइजनिंग हुई है, शदीद किस्म का इन्फेक्शन फैल चुका है जिस्म में। उसने जो खाना खाया वो कम से कम 7 दिन पुराना था, शायद फंगस ज़दा। उसकी हालत नाजुक है, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाजिया की आंखें भर आईं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं बंगले से लाई थी, मैंने नहीं दिया उसे। डॉक्टर ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। कभी कभी नीयत नहीं, हालात मार देते हैं। आप दुआ कीजिए, बाकी हम देखते हैं। ये सुनते ही नाजिया की टांगों से जान निकल गई। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई, दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया और ऐसा रोई जैसे अंदर की आवाज़ भी फट जाए। या अल्लाह, मैं अपनी बच्ची को मार दूंगी, मैंने तो बस पेट भरने को दिया था। वो अल्फाज जो ज़बान पर नहीं आते थे आंखों से बह रहे थे। उसी रात अस्पताल की बेंच नाजिया का बिस्तर बनी और दिल के अंदर हर धड़कन एक सवाल बन गई। क्या वो माँ थी? क्या उसने जिंदगी दी या मौत का जहर खुद ले जाकर अपनी बेटी के मुंह में रखा? वो बार बार साजिद का चेहरा याद करती, वो लम्हा जब उसने खाने को हाथ लगाया था, और फिर उसे एक लम्हे को कोसती जब बेटी को वो पुराना सालन खिलाया, सिर्फ आज पेट भर जाए ये सोचकर। सुबह सूरज निकला, लेकिन रोशनी नाजिया के लिए कोई मायने न रखती थी। राबिया बदस्तूर बेहोश थी। उसी वक्त खाला रशीदा अस्पताल आई और एक धमाका किया। मैं सब जानती हूँ, सायमा ने वो खाना दिया था उसे, वही 7 दिन पुराना जो फ्रिज में रखा था। खुद बिरयानी बनाकर मोहल्ले में बांटी और नाजिया की बच्ची को जहर दिया। नाजिया ने चौंक कर खाला की तरफ देखा। क्या कह रही हो खाला? खाला ने आहिस्ता से बताया, मैंने खुद देखा था। सायमा ने फ्रिज खोला, वो पुराना बर्तन निकाला और कहने लगी, बस इसके लिए यही काफ़ी है। मैं समझ ना पाई उस वक्त, लेकिन अब सब साफ है। नाजिया की आंखें सुर्ख हो गईं, जैसे पूरी दुनिया पर खून उतरा हो। मेरी बच्ची सायमा ने? खाला ने सर झुका दिया। वो औरत वो नेकी की आड़ में न जाने कितने जुल्म छुपा चुकी है। उसी लम्हे नाजिया खड़ी हुई, अस्पताल के कमरे से बाहर निकली और आसमान की तरफ देखा। शाम के साए एक बार फिर गहरे हो रहे थे, मगर आज वो हाथ उठा चुकी थी। ए अल्लाह, तू इंसाफ करने वाला है, ऐसा इंसाफ करके दुनिया तेरा इंसाफ देखे। वो जो मुस्कुराए थे मेरे दुख पर, वो चीखें, वो जो जहर बांटते हैं नेकी के लिबास में, उनका चेहरा जल जाए। ऐ रब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी राबी मुझे वापस चाहिए। उसी दिन सुबह की सूरज ने अजीब सर्द रोशनी में कमरे को जगाया था। अस्पताल के कमरे में जहां राबी बेहोश पड़ी थी, नाजिया के चेहरे पर वही सन्नाटा था जो किसी मातम की रात गुजरने के बाद बचता है। खाला रशीदा दोबारा आई थी। उनके चेहरे पर वो खामोशी थी जो गवाही बन जाए तो लर्जा दे। उन्होंने आहिस्ता से नाजिया का हाथ थामा और वो बात फिर से दोहराने लगी,
जिसे सुनने के बाद नाजिया की दुनिया पहले ही उलट चुकी थी। साइमा ने खुद फ्रिज खोला था, मैंने देखा उसे, कह रही थी यही खाना इस बेकारन बच्ची के लिए ठीक है। मैंने समझा शायद वो मजाक कर रही है, लेकिन अब सब साफ हो गया है नाजिया, उसके दिल में सिर्फ जहर है, बाकी कुछ नहीं। नाजिया ने अपनी गर्दन झुकाई, फिर धीरे धीरे उठाई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वहां सिर्फ एक खामोश भयानक कहर था। जबान हल्की सी खुली और लबों से एक धीमी सी आवाज निकली, तो उसने मेरी राबी को जहर दिया और मोहल्ले को बिरयानी। खाला ने इस बात में सर हिलाया। कल वो मोहल्ले में देगे बांट रही थी, लोगों को पतीले दिए जा रहे थे, जैसे नेकी बरस रही है उसके घर से। लोग दुआएं दे रहे थे उसे, और मेरी बेटी यहां मौत से लड़ रही थी। नाजिया ने आसमान की तरफ नजरें उठाईं, उसकी हथेलियां खुद ब खुद उठ गईं, जैसे वो कुदरत से कुछ मांगने आई हो। ऐ अल्लाह, तू देख रहा है ना, मैंने कुछ नहीं मांगा, ना आसानी ना सुकून, मैंने सिर्फ रोटी मांगी, वो भी बच्ची के लिए, और उसके बदले में वो सांसें भी छीन ली गई जिन पर मेरा जीवन कायम था। अब मैं कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक दुआ करूंगी, ऐसी बद्दुआ जो आसमान तक जाए, जमीन हिला दे और इंसाफ को बेनकाब कर दे। ऐ रब, ऐसा इंसाफ कर, ऐसा इंसाफ कि दुनिया देखे और समझे कि जुल्म का अंजाम कभी नहीं छुपता। मेरी बेटी की चीख बन जाए उसके कानों की पुकार, उसका हर निवाला जहर हो, हर रात कैद हो और हर सुबह शर्मिंदगी का जनाजा हो। वो हंसे तो उसकी हंसी खून रोए, और वो सजदा करे तो फरिश्ते मुंह मोड़ लें। मोहल्ले में उसी वक्त साइमा का चेहरा जगमगा रहा था। वो गली गली में टिफिन भिजवा रही थी, देगों में गर्म बिरयानी, कबाब और मीठे भेज रही थी। औरतें उसकी दरिया दिली की कायल हो रही थीं, मर्द दुआएं दे रहे थे। अरे वाह भाभी, आप तो फरिश्ता हैं, इतनी गर्मी में इतनी खिदमत। साइमा हंसकर कहती, सब अल्लाह की देन है बहन, हम तो बस उसका वसीला हैं। लेकिन उसका चेहरा मसनूई था और अंदर एक गुस्सा भरा हुआ था जो सिर्फ वो जानती थी। उसके लिए नाजिया हमेशा एक बोझ रही थी। उसे वो औरत बर्दाश्त न करती जो कम बोलती थी मगर नजरें नीचे रखती थी, इज्जत से जीती थी। और उसकी बेटी मासूम, प्यारी और सबकी तवज्जो का मरकज, साइमा के अपने बच्चों से भी ज्यादा। ये वो जहर था जो साइमा ने दिल में बरसों से पाल रखा था। नाजिया की छत पर रहने की इजाज़त, खाने की पाबंदी, ताने तंज, सब साइमा के ही एहसानात थे जो वो रोज़ उसकी आंखों में घुसेड़ती थी। और अब जब नाजिया ने बंगले से खाना लाना शुरू किया, साइमा को ये गवारा ना हुआ कि वो भिकारन साजिद जैसे अमीर आदमी के घर से कुछ लेकर आए। उसकी मर्जी के बगैर वो हसद में जलती रही, और एक दिन जब उसने वो सड़ा हुआ सालन फ्रिज में देखा तो मुस्कुरा कर कहा, बस यही उसके लिए काफ़ी है। उस रात नाजिया अस्पताल में बेटी के सिरहाने बैठी रही, हर सांस पर वो अल्लाह का नाम लेती, लेकिन दिल में सिर्फ एक शोला था, इंसाफ का। अगली सुबह जब मोहल्ले में खाला रशीदा ने एक औरत के सामने साइमा के बारे में बात की तो वो बोली, कल रात अजीब ख्वाब आया, साइमा बिरयानी बांट रही थी और वही खाना लोगों के हाथों में सड़ रहा था। लोग कै कर रहे थे और उसकी हंसी गूंज रही थी। खाला ने गहरा सांस लिया, ये ख्वाब नहीं है बहन, ये आने वाला वक्त है। बद्दुआ एक बार लग जाए तो दुआ भी पीछे हट जाती है। मोहल्ले की दीवारों में आज एक अजीब सी सरगोशी थी, नेकी का शोर, मगर नीचे कहीं सच्चाई की हल्की सी गूंज। कुछ औरतें अब साइमा के रवैये पर सवाल करने लगी थी। कुछ को शक हो रहा था कि वो हर साल देख क्यों चढ़ाती है और किस नीयत से। और नाजिया, उसकी आंखों में अब रहम नहीं बचा था, उसके कदम अब लरसते नहीं थे। वो हर सुबह बेटी का हाथ थामती, माथे पर बोसा देती और सरगोशी में कहती, उठो मेरी राबी, तुम्हें सिर्फ माँ की नहीं इंसाफ की आंखें भी देखनी है। कहीं ना कहीं आसमान पर कलम हरकत में आ चुका था। फैसले की स्याही अभी खुश्क नहीं हुई थी मगर सफ़ा खुल चुका था, और जो सफ़ा नाजिया ने अपने सजदे से खोला था वो जल्द बंद होने वाला ना था। अस्पताल की सफ़ेद दीवारों पर वक्त जैसे जम सा गया था। राबी की सांसें अब भी मशीन के सहारे से चल रही थी और नाजिया की जिंदगी उन मशीनों के गिर्द ही घूमने लगी थी। 5000 की दवा चाहिए वरना रात का वक्त निकालना मुश्किल होगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर नाजिया के हाथ कँपाने लगे। जेब खाली थी और कर्ज मांगने के लिए कोई चेहरा अब एतबार के काबिल न रहा था। अस्पताल के बाहर बैठे उसने अपने दुपट्टे का कोना चबाया। वो आदत जो उसे तब लगी थी जब बेबसी जबान से आगे बढ़ जाती थी। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर साजिद साहब का नाम चमक रहा था। दिल एक लम्हे को डूबा, जैसे किसी गहरे कुएं में गिरा हो। वो जानती थी उस कॉल में कोई हमदर्दी नहीं,
सिर्फ पेशकश होगी, वही पुराना लम्स, वही बोसीदा दलदल जिसमें एक बार कदम रख दिया तो निकलना मुमकिन नहीं। फ़ोन कान से लगाया, आवाज़ कानों में जहर की तरह उतरी। नाजिया, मैं जानता हूँ तुम पर क्या गुजर रही है। तुम अकेली हो, कमज़ोर हो, और तुम्हारी बेटी तुम्हारी सांस है। मैं चाहूँ तो तुम्हें इस अजाब से निकाल सकता हूँ। नाजिया खामोश रही। सिर्फ एक रात नाजिया, एक रात मेरे साथ, और तुम्हें किसी दवा के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। ज़बान खुश्क हो गई, हलक से सांस अटकने लगी। मैं तुम्हें खरीद नहीं रहा, बस मदद कर रहा हूँ, जैसे एक मर्द करता है एक खूबसूरत औरत के साथ। नाजिया ने फ़ोन बंद कर दिया। हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू निकलने को थे, मगर अब वो रोना नहीं चाहती थी। वो गुस्सा करना चाहती थी, मगर गुस्से से दवा नहीं आती। वो इज्जत चाहती थी, मगर इज्जत से बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकती। उसने एक बैग खोला और पिछले 3 दिनों में साजिद की दी हुई पर्चियों को निकाला। उन पर दवा के नाम दर्ज थे और हर पर्ची के साथ एक मुख्तसर सा जुमला लिखा था, तुम्हारी मुस्कुराहट की कीमत बहुत कम है, बढ़ा दो और ये सब हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। ये वो लम्हा था जब ज़मीर और मजबूरी एक ही तख्ते पर आमने सामने खड़े थे। नाजिया ने एक गहरी सांस ली और मोबाइल दोबारा हाथ में उठाया। उंगली कांप रही थी, मगर वो नंबर मिला चुकी थी। साजिद ने फ़ौरन फ़ोन उठाया, जैसे इंतज़ार में ही था। मैं आ रही हूँ, ये अल्फाज वो नहीं, उसकी मजबूरी बोल रही थी। रात के 9 बजे साजिद के बंगले का दरवाज़ा खुला। नाजिया अंदर दाखिल हुई तो हवा में वही परफ्यूम खुला हुआ था, जहर की तरह मीठा, सांस में घुसता हुआ। साजिद ने उसे देखते ही मुस्कुराहट छुपाई नहीं, बल्कि कदम बढ़ाकर उसका दुपट्टा ठीक करने की नाकाम कोशिश की। मैं जानता था तुम आओगी, क्योंकि तुम माँ हो और माँ सब कुछ कर सकती है। नाजिया ने नज़रें झुकाईं, हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी। साजिद ने एक गिलास में शराब उंडेली और दूसरा उसकी तरफ बढ़ाया। पियो, थोड़ा सा सुकून मिलेगा। नाजिया ने गिलास थामा, लबों से लगाया, मगर पीना ना आया। गिलास वापस रखा और बस इतना कहा, मैं आई हूँ, वक्त ज़ाया न करो। साजिद एक लम्हे को रुक गया। शायद इतनी ठंडी कबूलियत की उम्मीद न थी। वो सोचता था कि नाजिया रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और वो रहम करेगा। ये तो खुद सज़ा थी। उसने आहिस्ता से नाजिया का हाथ थामा और उसे अंदर वाले कमरे की तरफ ले गया। कमरे में रोशनी मध्यम थी, पर्दे गहरे और माहौल में एक बेरहम रूमानियत थी। बिस्तर पर नरमी थी, मगर नाजिया के अंदर कांटे। साजिद करीब आया, उसकी थोड़ी थामी और आहिस्ता से बोला, आज सिर्फ तुम और मैं, बाकी दुनिया को बंद कर दो। और नाजिया ने बंद कर दी। अपनी इज्जत की आवाज़, अपने ख्वाबों की दस्तक, अपने अंदर की चीखें, सब कुछ। उसने वो रात गुजार दी जैसे कोई बेजान चीज़ गुजारती है। जब सुबह हुई, नाजिया ने खुद को बिस्तर पर अकेले पाया। कमरे की फिजा में वही लम्स की बू बाकी थी और मेज़ पर एक लिफाफा रखा था, 5000 रुपए का, और एक पर्ची, अगर कभी फिर ज़रूरत हो तो मेरा दरवाज़ा बंद नहीं होगा। उसने वो लिफाफा हाथ में लिया, दुपट्टा संवारा और चुपचाप बाहर निकल गई। वो रोई नहीं, वो शर्मिंदा नहीं थी, वो अब कुछ भी नहीं थी। सिर्फ एक माँ थी जिसने अपने बच्चे के लिए वो निवाला खरीदा था जिसमें कुछ इज्जतें छूट गईं। उस दिन नाजिया अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने बताया, राबी की हालत में थोड़ा फर्क आया है, उम्मीद बाकी है। नाजिया ने बेटी के चेहरे को देखा और दिल में हल्की सी दुआ की, ऐ अल्लाह, वो बस बच जाए, मैं हर बार मरने को तैयार हूँ। लेकिन वो जानती थी साजिद की नज़र अब उस पर रुक गई है। वो लम्स का सौदागर जो एक रात की कीमत में कई दिन का सूद मांगता है, और ये सौदा अब एक बार शुरू हो चुका था। रात अपने उरूज पर थी, हवा में नमी थी और कमरे में बदन से उठती हरारत, जैसे हर शय का बोझ नाजिया के जिल्द से झड़ रहा हो। वो बिस्तर पर लेटी, आंखें छत पर जमाए हुई थी। साजिद उसके बालों में उंगलियां चला रहा था, मगर उस लम्स में नाजिया के लिए अब कोई कशिश न थी, कोई एहसास नहीं। ये सब जैसे जिस्म का लेन देन था, एक सौदे की दूसरी किस्त जो वो बेआवाज किस्तों में अदा कर रही थी। साजिद ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम में कुछ टूटा है, मगर तुमने खुद को जोड़ भी लिया है। नाजिया ने उसके जुमले को सुना, मगर जवाब न दिया। वो अब इन बातों से मावरा हो चुकी थी। साजिद की आंखों में उसके लिए हवस थी, मोहब्बत का कोई गुमान नहीं। वो उसे चाहता नहीं था, वो उसे सिर्फ रखना चाहता था, अपनी मर्जी से, अपनी सहूलत से। रात के आखिरी पहर में साजिद गहरी नींद सो चुका था और नाजिया बिस्तर से चिपके बैठ गई। वो चुपके से कमरे से निकली, ड्रेसिंग के सामने आकर खड़ी हुई। आईने में उसने खुद को देखा जैसे पहली बार। उसकी आंखें सूजी हुई थी, बाल मुंतशिर, दुपट्टा गर्दन से फिसलकर बाजुओं पर आ ठहरा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं थी, न कोई पछतावा, न कोई खजालत।
वहां सिर्फ खामोशी थी, थकन की, बेजारी की और एक गहरी आगाही की। वो आंखें जो कभी चमकती थीं आज बस दिखती थीं, नाप तोल कर और सब कुछ समझ कर। वो जान चुकी थी कि दुनिया की सबसे कीमती चीज इज्जत सिर्फ उनके लिए थी जिनके पास ताकत थी, दौलत थी, असर था। बाकी सबके लिए यह सिर्फ एक झूठा फरेब था, एक नकाब जो गरीब औरत के चेहरे पर से हर रोज नोचा जाता था। उसने आईने को यूं देखा जैसे उससे मुखातिब हो और धीरे से कहा, मैं गुनहगार हूं या कुर्बानी देने वाली, क्या फर्क रह गया है? कोई जवाब ना आया, सिर्फ आईने में उसका अक्स हल्का सा मुस्कुराया, जैसे मान गया हो कि कुछ सवाल बेमायनी हो चुके हैं। सुबह वो बंगले से निकली तो हवा में ताजगी थी, पर उसके लिए नहीं। उसके लिए सिर्फ एक और दिन था, एक और जंग का आगाज। वो सीधे अस्पताल पहुंची। राबिया बीबी कमजोर थी, मगर उसके होंठों पर हल्की सी जुम्बिश थी। नाजिया करीब गई, माथे पर बोसा दिया। राबी ने धीरे से आंखें खोली। मामा, बस यही एक लफ्ज और नाजिया की पूरी रूह को जैसे जिंदगी मिल गई हो। उसकी आंखों में पानी भर आया, मगर वो रोई नहीं। ये खुशी नहीं थी, ये इत्मीनान था। वो सौदा जो उसने कल रात किया, उसका बदला उसकी बेटी की सांसों की सूरत में मिला था। उस दिन अस्पताल में डॉक्टर ने भी उम्मीद दिलाई, लगता है आपकी बेटी संभल जाएगी, दुआ करते रहिए। नाजिया ने खामोशी से सर हिलाया। दोपहर को साजिद का मैसेज आया, रात बहुत खूबसूरत थी, मुझे तुमसे लगाव होने लगा है, हो सकता है तुम हमेशा के लिए यहीं आ जाओ। नाजिया ने फोन देखा, मैसेज को एक लम्हा घूरा और फिर डिलीट कर दिया। जवाब नहीं दिया। शाम में जब वो अस्पताल की कैंटीन में बैठी तब एक औरत उसे पहचान गई। अरे तुम तो वही हो ना, सायमा भाभी की छत पर रहती हो, वो तो आजकल सबको बिरयानी खिला रही हैं, तुम्हें भी दी? नाजिया ने एक पल को नजर उठाई और फिर धीरे से बोली, मुझे तो जहर मिला, बाकियों को जायका। वो औरत हंसी, मगर कुछ देर बाद सोच में पड़ गई। नाजिया की बात हंसी की नहीं थी, वो किसी और गहराई में जा चुकी थी। उस रात नाजिया ने राबी के सराहने बैठकर उसके बालों में उंगलियां चलाई। बेटी की आंखें बंद थी, मगर सांसें एक तसलसल से चल रही थी। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही थी और नाजिया, वो किसी जंग की तैयारी में थी। वो अब ना साजिद के लम्ब से डरती थी, न सायमा के जहर से। वो जान चुकी थी कि औरत जब अपनी खामोशी की कीमत पहचान लेती है तो पूरी दुनिया उसके लफ्जों से थर थर कांपती है। मोहल्ले की गलियों में जैसे हर तरफ सायमा का चर्चा था। सायमा भाभी ने फलां को बिरयानी दी, सायमा ने बेवा बच्चे के लिए कपड़े भिजवाए, सायमा ने गरीब बच्ची की शादी में सोना दिया। औरतें जब चूल्हों के आगे बैठती या गली के नुक्कड़ पर अपनी बातों की महफिल सजाती तो सायमा के नेक कामों की फहरिस्त शुरू हो जाती। अरे सायमा भाभी तो अल्लाह वाली है, हर किसी की मदद करती है। हाँ भाई देखो ना, देख चढ़ाई और पूरी गली में बांटी। काश हर घर में ऐसी औरत हो, दुनिया संवर जाए। लेकिन उन तारीफों के बीच एक चेहरा था जो हमेशा खामोश रहता, खाला रशीदा। वो गली के सबसे पुराने मकीनों में से थी। गवाहियों और राजों की झुर्रियां उनके चेहरे पर लिखी थी। हर हंसी में छुपी हुई कराह उनकी संजीदा आंखों से ओझल न होती। उस दिन नाजिया राबी को लेकर घर लौटी थी। बच्ची अभी कमजोर थी, मगर अब चलने के काबिल हो गई थी। दवाइयों का सिलसिला जारी था। दोपहर को वो पानी भरने गई तो खाला रशीदा ने उसे अपने पास बुला लिया। वो चुपचाप आकर बेंच पर उनके साथ बैठ गई। रशीदा ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बोझ सीने से उतारने का इरादा कर रही हो। नाजिया, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ, पर ये बातें सबको नहीं बताती। नाजिया ने खामोशी से उनकी तरफ देखा, जैसे बोलने की हिम्मत अभी भी नहीं आई हो, लेकिन सुनने के लिए तैयार हो। सायमा, जिसकी नेकियों के किस्से सब सुनाते हैं, वो दरअसल कैसी है ये मैं जानती हूँ। परसों की हमसाई हूँ, मैंने उसके वो चेहरे देखे हैं जो उसका आईना भी ना देख सका। नाजिया ने आंखें नीचे कर ली, जैसे उसके दिल की तस्दीक हो रही हो। ये कोई पहली बार नहीं है जो उसने किसी को सड़ा हुआ खाना दिया हो। नाजिया, तेरे साथ जो हुआ, पहले भी यहाँ 2 नौकरानियां थीं। एक लड़की सलमा, मासूम सी, बेहद गरीब, वो भी छत पर रहती थी और सायमा ने हमेशा उसके साथ नफरत भरा सलूक किया। एक दिन वो लड़की बीमार पड़ गई। दवा मांगी तो सायमा ने तानों में लिपटी हुई 2 टके की गोलियां थमा दी। लड़की तड़पती रही, कोई सुनने वाला न था। अगली सुबह उसकी लाश मिली। नाजिया की आंखें फैल गईं। उसने बेयकीनी से खाला की तरफ देखा। फिर एक और लड़की, नजमा, वो यहाँ सिलाई का काम करती थी। सायमा ने उसकी जवानी से खाइफ होकर उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मोहल्ले के लड़कों को इशारे करती है। उसकी माँ ने दुहाई दी, मगर सायमा की ज़बान और नाम का ऐसा असर था कि नजमा को ही मोहल्ला छोड़ना पड़ा। खाला रुकी, फिर धीरे से बोली, सायमा ने हमेशा नेकी की ओट में नफरत फैलाई है। वो चाहती है कि लोग उससे मरूब हों, सच बोलने की हिम्मत न करें। उसकी नेकी सिर्फ वो लिबादा है
जिसके नीचे जहर की पूरी दुनिया छुपी है। नाजिया को लगा जैसे वो सांस लेना भूल गई हो। वो जो कभी सायमा की खामोश दुश्मनी को अपनी कमजोरी समझती थी, अब जान चुकी थी कि ये दुश्मनी जाती नहीं, एक सिलसिला है, एक आदत है, एक घटिया तसलसल। तो लोग क्यों कुछ नहीं कहते खाला? खाला की आंखों में दुख चमक उठा। क्योंकि वो दे सकती है और हम मांगने वाले हैं। यहाँ नेकी भी सौदे पे दी जाती है। सायमा जो देती है उसके बदले इज्जत मांगती है, खामोशी मांगती है, वफादारी मांगती है। नाजिया ने सर झुकाया। दिल में एक और आग भड़कने लगी। अब ये जाती नहीं रहा था, ये वो सच था जो सिर्फ उसकी बच्ची से नहीं, कई मासूमों से छीना गया था। खाला, अगर मैं कुछ करूं? खाला ने नरमी से उसका हाथ थामा। बेटी, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। जो दुख तुझे मिला है वो बद्दुआ में बदल चुका है, बस वक्त आने दे। वो ये हाथ जो देख बांटते हैं एक दिन लरजेंगे। उस रात नाजिया ने अपने कमरे की छत पर आसमान की तरफ देखा। चांद कहीं छुपा हुआ था, तारे खामोश थे, लेकिन उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। अब वो सिर्फ एक मां नहीं रही थी, अब वो गवाह थी मजलूमों की, खामोशियों की और उन सब की जिन्हें नेकी के नाम पर रौंद दिया गया था। और वो जानती थी कि जुल्म के खिलाफ पहला हथियार सिर्फ एक ही होता है, सच। और वो सच अब उसके हाथ में था। गली की औरतें जब नल के पास इकट्ठा होती या छतों पर कपड़े फैलाने के बहाने जमा होती तो बात नाजिया पर जाकर ही खत्म होती। सुना है नाजिया अब साजिद के बंगले में अक्सर जाती है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो तो अब बंगले पर रातें गुजारती है। और उसकी बच्ची, अल्लाह माफ करे, कैसा मर्ज लगाया है, सारा मोहल्ला सहम गया है। सायमा भाभी कहती हैं कुछ औरतें अपने जिस्म से पैसा बनाती हैं और फिर उसकी कीमत तो अदा करनी ही पड़ती है ना। ये बातें सुनने को नाजिया के कान आदी हो चुके थे। दिल अब भी जख्मी हो जाता था। वो गली से गुजरती तो पीछे हंसी गूंजती, नजरें नीचे हो जाती और राबी का हाथ मजबूती से थाम लेती, जैसे दुनिया की गंदगी से उसे बचाना चाहती हो। सायमा, वही सायमा जो पहले दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर आते जाते को सलाम देती थी, अब नेकी की मलिका बन चुकी थी। नाजिया को खबर थी कि सायमा ने उसके खिलाफ फिजा बनाई है, मगर अब वो कुछ नहीं कह सकती थी। साजिद के साथ उसका जो रिश्ता बन चुका था वो नामुकम्मल था, ना मुअज़्ज़ज़। साजिद हर हफ्ते दवा भेजता, कभी नकदी, कभी फल और कभी सिर्फ वो खाली जुमले जो मोहब्बत का लिबादा ओढ़े होते थे। तुम जैसी औरत को मैं अपने घर का हिस्सा बना सकता हूँ नाजिया, एक शर्त पर, तुम सिर्फ मेरी बन जाओ। ये जुमला साजिद ने उसे तब कहा जब वो अस्पताल के वार्ड से थकी हुई बाहर आई थी और उसकी जेब में दवा के पैसे नहीं थे। साजिद ने उसका हाथ थाम कर कहा, तुम्हारे लिए मैंने एक छोटा सा फ्लैट खरीदा है, साफ सुथरा, महफूज, जहां राबी भी आराम से रह सकती है। बस शर्त वही है। नाजिया ने वो चाबी देखी जो साजिद ने उसके हाथ पर रखी थी, सादा सी मगर भारी। वो कोई फ्लैट की चाबी नहीं थी, वो एक कैद का दरवाज़ा खोलने वाली चाबी थी। उसने चुपचाप वो चाबी उठा ली। आवाज़ निकालने की सकत न रही थी। ज़मीर कभी कभार चीखता था, लेकिन खामोशी अब उसका हुनर बन चुकी थी। उस शाम जब नाजिया राबी को लेकर उस नए घर में आई तो फ्लैट वाकई साफ सुथरा था। 2 कमरे, छोटा सा किचन, साफ बाथरूम। राबी ने दीवारों को हाथ लगाया और पहली बार मुस्कुराई। मामा, ये हमारा घर है। नाजिया की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने हाँ में सर हिला दिया। वो जानती थी कि ये घर उसे साजिद ने दिया है और इस घर की हर ईंट में एक रात की कीमत छुपी है। हर दरवाजे के पीछे सन्नाटे का सौदा है। मगर राबी की मुस्कुराहट, उसकी सांसें, वो सब कुछ थी जिनके लिए नाजिया कुछ भी कर सकती थी और वो कर चुकी थी। मोहल्ले में जब खबर फैली कि नाजिया अपना घर छोड़कर किसी और जगह शिफ्ट हो गई है तो औरतों के चेहरे पर मायनी खेज मुस्कुराहटें उभरी। देखा, आखिरकार वो चली गई। ऐसी औरतें ऐसे ही जाती हैं, अपनी मर्जी से। और सायमा भाभी ने ठीक कहा था, साजिद जैसे मर्द कुछ भी मुफ्त में नहीं देते। किसी ने यह न सोचा कि वो औरत अपनी बच्ची के लिए बिखर गई थी। अपनी सांसों को गिरवी रखकर वो छत खरीदी थी जहां उसकी बेटी बेखौफ सो सके। उस रात जब नाजिया बालकनी में खड़ी थी, साजिद ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। ये सब तुम्हारा है नाजिया, अब तुम मेरी हो मुकम्मल तौर पर। नाजिया ने नजरें नहीं मिलाई। उसने आसमान की तरफ देखा जहां चांद आधा छुपा हुआ था, जैसे उसे भी शर्म आ रही हो ये सब देखकर। रात की खामोशी में जब कमरे का दरवाजे आहिस्ता से बंद होते और पर्दे अंदर की रोशनी को छुपाते, तब साजिद का लम्स नाजिया के जिस्म पर उतरता, जैसे कोई जिम्मेदारी निभाई जा रही हो। वो मोहब्बत का दिखावा करता, चाहत के जुमले दोहराता, मगर नाजिया की आंखें हर बार एक ही मंजर में कैद हो जाती। राबी का चेहरा जो उसी घर के दूसरे कमरे में बेखबर सो रहा होता और जिसकी सांसें
उसकी माँ की कुर्बानियों से बंधी थी। तुम मुझसे दूर क्यों रहती हो नाजिया? साजिद अक्सर पूछता। वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती, मैं कहीं गई ही कब हूँ। वो बात सच थी। नाजिया के बदन पर साजिद का हाथ था, मगर उसकी रूह कहीं और थी। अपनी बच्ची की आंखों में जो कभी कभी चुपचाप अपनी माँ को देखती, जैसे सवाल कर रही हो कि तुम इतनी थकी हुई क्यों हो मामा। नाजिया की नींदें अब टुकड़ों में बढ़ चुकी थी। दिन भर आप ही का ख्याल रखना, खाने पीने का हिसाब और रात में साजिद की ख्वाहिशात का बोझ। वो हंसती थी मगर मस्नूई अंदाज में बात करती थी। लफ्ज खोखले होते। वो जीती थी मगर दरअसल जिंदा लाश बन चुकी थी। एक रात साजिद ने उसे सीने से लगाकर पूछा, कभी लगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? नाजिया ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से कहा, मोहब्बत तो वो होती है जो रूह को सुकून दे। तुमने मेरे जिस्म को आराम दिया है साजिद, मगर मेरी रूह अब भी टूटती जा रही है। साजिद ने उसे थोड़ा सा खींच कर करीब किया। तुम बहुत गहरी बातें करती हो नाजिया, तुम्हें सिर्फ महसूस करना आना चाहिए। और वो हर बार की तरह उसके सीने में कैद हो गई, अपनी मर्जी के खिलाफ, मगर चेहरे पे हल्की सी राजी होने की अदा के साथ। उसने कई बार सोचा छोड़ दे सब कुछ, कहीं और चली जाए, राबी को लेकर किसी और शहर, किसी और गुमनामी में, मगर हर बार वो रोकता था। दवा, फीस, किराया, तन्हाई और फिर वो लम्हे जब राबी उसके सीने से लगकर सो जाती और कहती, मामा हम यहाँ खुश हैं ना? नाजिया हर बार खुद को यह कहकर खामोश कर लेती, ये खुशी, ये छत, ये सब मैंने खरीदा है, अपनी मर्जी बेचकर, अपनी बेनियाजी बेचकर, और अब इस कीमत पर जीना ही मेरा नसीब में है। एक बार राबी ने रात को नींद में करा कर माँ को पुकारा, मामा कहाँ हो? नाजिया दौड़कर उसके कमरे में पहुंची, उसे गले से लगा लिया। बच्ची ने आंखें खोले बगैर कहा, मुझे डर लग रहा है। इस एक जुमले ने नाजिया के अंदर का सारा सुकून, सारा सब्र तोड़ दिया। उसने बेटी के माथे को चूमा और आंखों से बेआवाज आंसू बहने लगे। वो जानती थी ये कुर्बत नहीं, ये कैद है, और इस कैद की दीवारें हर रात उस पर और तंग हो रही थी। मगर वो ये भी जानती थी कि अब वापस जाना मुमकिन नहीं था। साजिद की आंखों में मोहब्बत नहीं, मलकियत थी, और वो मलकियत हर रात बिस्तर पर साबित की जाती थी। नाजिया अंदर ही अंदर सुलगती जा रही थी, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन शायद दोबारा आज़ादी का सांस ले सकेगी, लेकिन तब तक कुर्बत का ये बोझ उसका नसीब बन चुका था। सुबह के धुंधले उजाले ने कमरे में कदम रखा तो राबी की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। नाजिया जो पूरी रात बच्ची के पास बैठी रही थी, उसकी पलकों की जुम्बिश देखकर फौरन उसके करीब आ गई। कुछ देर के बाद जब बच्ची ने पानी पिया और थोड़ा सा होश आई तो नाजिया ने उसके हाथ को थामा, आहिस्ता से पूछा, बेटा तुम्हें याद है वो दिन जब तुम बीमार हो गई थी? तुमने क्या खाया था? राबी ने कुछ लम्हे आंखें बंद रखी, जैसे वो यादों के किसी अंधेरे गोशे में झांक रही हो। फिर अचानक से उसने माँ की तरफ देखा और सरगोशी सी आवाज में कहा, मामा वो आंटी, छत वाली आंटी, उन्होंने मुझे खाने के लिए कुछ दिया था, बर्तन से बदबू आ रही थी। उन्होंने कहा कि चुपचाप खा लो, तुम्हारी माँ आएगी तो डांट पड़ेगी। नाजिया का दिल जैसे रुक गया। एक लम्हे को वो साकत रह गई, फिर धीरे से पीछे हटी। वो अल्फाज जो बच्ची ने कहे थे वो हर शक को सच्चाई में बदलने के लिए काफी थे। सायमा ने राबी को जहर दिया था। वो ना सिर्फ उसकी माँ की इज्जत पर थूकती रही, बल्कि बेटी की जान लेने की कोशिश भी की। नाजिया ने बच्ची के बालों में हाथ फेरा, उसे चुप करवाया और आहिस्ता से कमरे से बाहर निकल आई। दरवाजा बंद करते ही उसके अंदर एक तूफान फट पड़ा। वो दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई, मगर सांसें लेना मुश्किल हो गया था। दिल में जो आग थी वो अब राख नहीं, शोला बन चुकी थी। ये बददुआ का वक्त नहीं था, ये जंग का वक्त था। उसी दिन शाम को साजिद आया। वो हमेशा की तरह नरमी से हाथ में फ्रूट और दवा के बैग लाया था, मगर नाजिया का रवैया कुछ और था। तुम अंदर नहीं आ सकते साजिद। साजिद चौंका, क्या हुआ, सब खैरियत है? नाजिया ने उसकी तरफ देखा। आंखों में खालीपन और थकन की गहराई थी, मगर उसके लहजे में सख्ती। सब कुछ खत्म हो चुका है, अब ना दवा चाहिए, ना ये घर, ना तुम्हारा लम्स। साजिद को जैसे किसी ने तमाचा मारा हो। वो आगे बढ़ा, नाजिया मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें और राबी को एक नई जिंदगी दी है। नहीं साजिद, तुमने सौदा किया था, मैंने उसका सूद चुका दिया, अब तुम्हारे लिए मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा। साजिद ने उसका बाजू पकड़ने की कोशिश की, मगर नाजिया ने झटक दिया, मत छुओ मुझे, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे, तुम्हें बस इख्तियार चाहिए था, और अब मैं किसी के इख्तियार में नहीं हूँ। साजिद ने खुशमगी नज़रों से उसे देखा, फिर धीरे से पीछे हटा और दरवाजे से निकल गया। पहली बार खामोश, पहली बार हारा हुआ। नाजिया ने उस रात खुद को आईने में देखा, वही चेहरा, वही आंखें, मगर अब उनमें एक फैसला झलक रहा था।
वो खामोशी जो एक तूफान से पहले आती है। अगली सुबह वो खाला रशीदा के साथ पुलिस स्टेशन गई। राबी का बयान, मेडिकल रिपोर्ट, सब कुछ वो ले गई। मैं उस औरत को कानून के कटहरे में लाना चाहती हूँ, नाजिया ने थानेदार की आंखों में आंखें डालकर कहा। उसने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की और ऐसे न जाने कितने और बच्चों को। तहकीकात का आगाज हुआ। साइमा का नाम जो मोहल्ले में देवी की तरह पूजा जाता था, अब शक के साए में लरसने लगा। औरतें जो कल तक उसकी नेकी के गुण गाती थीं, अब सवाल करने लगी। नाजिया ने अपने सच को आवाज़ दी थी और अब यह आवाज़ खामोश रहने वाली नहीं थी। अब वक्त था इंसाफ के तूफान का। इस बार नाजिया की आंखों ने बोलना शुरू कर दिया था। वो ये आंखें जो कल तक हर चीज़ सहती रहीं, अब हर झूठ को बेनकाब करने के लिए तैयार थीं। रात अंधेरी थी, लेकिन नाजिया के दिल में अब रोशनी का एक हल्का सा चिराग जलने लगा था। सच का चिराग जो बरसों की खामोशी, जिल्लत और अजियत के बाद अब जलने को तैयार था। उस दिन जब वो अस्पताल से लौटी, खाला रशीदा उसका इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे पर वही गहरी संजीदगी थी जो हमेशा किसी तूफान से पहले छा जाती है। नाजिया, मेरे पास एक चीज़ है जो शायद तेरे लिए इंसाफ का दरवाज़ा खोल दे। उन्होंने आहिस्ता से जेब से एक पुराना सा मोबाइल निकाला जिसकी स्क्रीन खराशों से भरी थी, जैसे आग से कम न था। ये वीडियो मैंने कुछ हफ्ते पहले बनाई थी, जब साइमा भाभी देख के लिए सामान निकाल रही थी। मैं किचन में बर्तन धो रही थी और उसने फ्रिज खोलकर अपना पुराना सारा निकालते हुए हंसते हंसते कहा था, जितना भी सड़ जाए उस बेकारन की बच्ची के लिए तो ठीक है। खाला ने पलकें झपकाई। मुझे तब अंदाज़ा नहीं हुआ था कि यह जुमला इतना भारी होगा, लेकिन आज शायद यही जुमला उसका सच खोल देगा। नाज़िया ने वीडियो प्ले की। धुंधले कैमरे में साइमा की शक्ल साफ नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आवाज़ बिल्कुल वाज़ेह थी। वही जहर से भरी, तहकीर से लदी और हकारत से चमकती हुई आवाज़। सड़ा हो या बासी, उस भिखारन की बच्ची के लिए तो अच्छा ही है, मर जाएगी तो सुकून होगा। नाज़िया के हाथ कांप गए। ये वो सबूत था जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। वो एक लम्हा जिसमें सच ने खुद अपना चेहरा बेनकाब किया था। आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर सुकून की एक सर्द लहर। अब ये फैसला मेरा नहीं, पूरी दुनिया को मालूम होना चाहिए कि नेकी के लिबास में कौन सा दरिंदा छुपा है। उस रात नाज़िया ने वीडियो अपने मोबाइल में मुंतकिल की और राबी के सोते हुए चेहरे को बोसा देकर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कैप्शन में लिखा, एक माँ की खामोशी खत्म हो चुकी है। ये सच है और ये वो औरत है जिसे आप नेकी की अलामत समझते हैं। चंद ही घंटों में वीडियो वायरल हो गई। मोहल्ले की खवातीन जिन्होंने कभी साइमा के बिरयानी वाले हाथ चूमे थे, अब वीडियोस को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर रही थी। ये तो वही है ना? क्या वाकई उसने? मैं तो कहती थी उसकी नेकी में कुछ गड़बड़ है। सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा हो चुका था। लोकल न्यूज़ चैनल्स ने खबर को उठा लिया। लाहौर में नेकी की ओट में जहर, इस उन्वान से ब्रेकिंग न्यूज़ लगी। रिपोर्टर साइमा के दरवाजे पर कैमरा लेकर पहुंचे। उसके चेहरे पर पहली बार वो हैरानी उभरी जो सिर्फ उन लोगों के चेहरे पर आती है जिन्हें कभी जवाब देना नहीं आया। कानून भी हिल गया। नाज़िया के दर्ज करवाए गए मुकदमे को अचानक अहमियत मिलने लगी। पुलिस ने साइमा के घर पर छापा मारा और उसे पूछगछ के लिए थाने ले जाया गया। मोहल्ले के लोग तमाशाई बने देखते रहे। वही ज़बानें जो कल तक नाज़िया को सौदागर कहती थी, आज साइमा के चेहरे पर थूकते हुए कहते, यही थी वो, इसी ने किया था सब। नाज़िया बालकनी से ये सब देख रही थी। ना फख्र था, ना खुशी, सिर्फ सुकून। बरसों की सजदा गुजारी और एक माँ का सच पूरी दुनिया ने सुन लिया था। साइमा के चेहरे से नेकी का नकाब उतर चुका था। वही औरत जिसके हाथों के बिरयानी को बरकत समझा जाता था, आज उसी हाथों की बदबू से लोग मुंह छुपाने लगे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जैसे सच्चाई की आंधी चल पड़ी थी। जो कल तक उसकी तारीफ में ज़मीन आसमान एक करते थे, आज उसकी दहलीज पर खामोश सर्द निगाहों से देखते जैसे उनके एतबार का खून हो गया हो। मोहल्ले की औरतें एक दूसरे के कानों में सरगोशियाँ करती, देखा, हम तो कहते थे कुछ अजीब सी है, बिरयानी बांटने वाली औरत अंदर से कितनी घटिया निकली। अब अल्लाह ही हिसाब करेगा। जो हाथ देख के खुशबू में लिपटे हुए थे, आज उन पर गंदगी के दाग दिखाई दे रहे थे। वो औरतें जो साइमा के कसीदे पढ़ती थीं, अब उसकी दहलीज पर लानत भेजती जा रही थीं। कोई उससे आंख नहीं मिलाता था। उसके बच्चे स्कूल से रोते हुए वापस आते, उन पर भी सवालात की बौछार होती। तुम्हारी माँ जहर देती है? जावेद, साइमा के शौहर, जो हमेशा खामोशी का बुत बना सब कुछ सहता रहा, अब खुद शर्मिंदगी का बोझ ना उठा सका। मोहल्ले की नज़रें उस पर भी तंज फेंकने लगी। एक दिन वो घर आया तो साइमा दरवाजे पर चुप बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा फीका और आंखें खाली थीं। जावेद ने कागजात उसके सामने रखे। तलाक के। मैंने बहुत बर्दाश्त किया,
लेकिन अब मैं इस गंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता। साइमा ने कागजात को देखा, फिर जावेद की आंखों में झांका। वहां वो मोहब्बत ही नहीं थी जो कभी शायद थी, सिर्फ नफरत, मायूसी और शर्म का बोझ था। वो चुप रही, जैसे जानती हो कि ये सब होना था। कुछ दिन के बाद जावेद नाजिया के दरवाजे पर आया। जो कभी अपने एहसान गिनवाता था, आज हाथ जोड़े खड़ा था। नाजिया, मैं जानता हूँ हमने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हारी बेटी को जहर दिया, मगर मैं सिर्फ माफ़ी मांगने आया हूँ। तुम जो चाहो सज़ा दे दो, बस मुझे माफ़ कर दो। नाजिया दरवाजे पर खड़ी रही। कुछ लम्हे तक उसने जावेद की आंखों में देखा। वही आंखें जो कभी उसकी बेबसी से नजरें चुरा लेती थीं, आज नदामत से झुकी थी। नाजिया ने सिर्फ इतना कहा, देर हो चुकी है भाई, बहुत देर। दरवाज़ा बंद हो गया और जावेद अपने गुनाहों के मलबे में चुपचाप लौट गया। साइमा पागल हो चुकी थी। वही औरत जो देख के साथ दुआएं बांटती थी, आज खुद दुआओं से महरूम थी। हर रात जब सन्नाटा गहरा होता, वो चीख उठती, मत खाओ, मत खाओ वो खाना, बदबू आ रही है। राबी, मर न जाना, मत कहो ममा, मत कहो कुछ। उसकी आवाज़ गलियों में सुनाई देने लगी। लोग कहते थे साइमा भाभी को जुनून हो गया है, बद्दुआ लग गई है। वो अपने कमरे में बंद रहती, दीवारों से बातें करती और साए पकड़ती जो नजर नहीं आते थे। मोहल्ले की औरतें उस घर के पास से गुजरते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ती और बच्चे उस घर को भूत बंगला कहने लगे थे। इधर नाजिया ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। साजिद के दिए हुए फ्लैट की चाबी उसने खामोशी से वापस भेज दी। कोई दलील, कोई एहतजाज नहीं, सिर्फ खामोश लाताल्लुकी। साजिद ने कई बार फोन किया, पैगाम भेजे, मिन्नतें की, मगर नाजिया ने पलट कर नहीं देखा। उसने एक नया शहर चुना, एक छोटी सी नौकरी, जहां ना उसे कोई जानता था ना पहचानता। राबी के स्कूल में पहला दिन था। वो यूनिफॉर्म में माँ के हाथ को थामे बेफिक्री से मुस्कुरा रही थी। उस दिन शाम को नाजिया ने सादा सी चादर बिछाई, वजू किया और सजदे में चली गई। सजदा तवील था, गहरा और भरपूर। राबी की हंसी फिजा में गूंजी और नाजिया का सजदा मुकम्मल सुकून में डूबा हुआ नजर आया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।